हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपोनेंशियल मैथ्स। सो कितना हो सारे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम देखो एलसीडी कंप्लीट कर लिया है, एमओडी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है और वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मैं बहुत सारे सब चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। सो हम बात करेंगे यार, है ना। अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ये पूरी यूनिट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, पहला। दूसरा अपन बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। थर्ड थिंग इज मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अप्रॉक्सीमेशन एंड रेट मेजर की भी हम बात करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। सो देखो, ये आने वाले इस वीडियो में आपको ये दोनों मिलेंगे। मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल की और मीन वैल्यू थ्योरम की कंबाइनली। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोटोनिसिटी और अप्रॉक्सीमेशन और रेट मेजर साथ में ले लेंगे। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन, जो तीसरा टॉपिक है या तीसरा वीडियो है, आपको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। इन सब से 1 और 2 क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2020 के जनवरी अटेंड में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन, एक में एक क्वेश्चन आया था बस, एक या दो में, बाकी में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन मिलते हैं इन सबसे मिला के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपको ये करना है तो, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया बात है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आए आप, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वो कंप्लीट करके आए। उसके बाद इस पे कूदे तो इतनी जोर से कूदोगे ना, सही बोल रहा हूँ, जो जंप मारोगे ना सीधा इंटीग्रेशन पे मिलोगे, ठीक है। मतलब 5 मिनटों से बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं ना। टेंजेंट नॉर्मल और मीन वैल्यू थ्योरम मैं आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टॉपिक है अपना वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। यार मैं आपको जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लीजिएगा अच्छे से। एलसीडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी, ये सब कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे जो आए थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है यार, इन सेंस ऑफ ज्योमेट्री। जब अपन ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो डेरिवेटिव मतलब होता क्या है, dy बाई dx। अगर मैं निकाल रहा हूँ किसी फंक्शन का तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि y इज इक्वल टू fx है, मैंने dy बाई dx निकाला तो f डैश x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेट सपोज अगर आपके पास ये कर्व है और इस पॉइंट को मैंने P लिया है, ठीक है, और ये है आपका fx, ठीक है। ये जो कर्व है वो किसका है, fx का है। अगर मैं dy बाई dx निकाल लूँ, मतलब मैं अगर f डैश x निकाल लूँ तो दैट मीन्स मैंने क्या निकाल लिया है, f डैश x। मतलब ये होता है कि इस कर्व पे पाए जाने वाले अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएगा उनके स्लोप की जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो f डैश x क्या प्रोवाइड करता है सर, टेंजेंट की स्लोप प्रोवाइड करता है। अगर मैं कोई एक फिक्स पॉइंट रख दूं अगर dy बाई dx के अंदर, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ जाएगा। और अगर पॉइंट नहीं रखूं, सिर्फ dy बाई dx निकालूं, तो क्या आएगा, उस कर्व पर पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएंगे उनके स्लोप की जनरल इक्वेशन, ठीक है। बट मुझे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए अगर, तो मैं वो पॉइंट पुट कर दूंगा, ठीक है। तो f डैश x नॉट आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट x नॉट कोमा y नॉट है ना। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, ठीक है। तो dy बाई dx एट p इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू f डैश x नॉट। ये समझ में आई गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन यू कैन से ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसको फाड़ के ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर। आगे की बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। दो टॉपिक लिए मैंने, टेंजेंट और नॉर्मल। ये t इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 0 भी बोलते हैं इसको t इक्वल टू 0 भी बोलते हैं, ओके। चलिए भाई साहब क्या होता है वो देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वही यही कर्व है और ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट होगी क्योंकि इस पॉइंट को टच करके निकल रही है। नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है रेड कलर से, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और ये पॉइंट है p x नॉट कोमा y नॉट, ठीक है। t इक्वल टू 0 जो है वो एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, मतलब टेंजेंट का इंक्लिनेशन कहेंगे इसको, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है लाइन का, उसको उस लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं, है ना, कहते हैं, ठीक है। तो t इक्वल y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, तो dy बाई dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू m। तो
सॉरी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है, को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और अपन स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1, ठीक है। तो मैंने अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल mn लिया है और जो टेंजेंट है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -1, या mt और mn बोल दो। तो mn कहाँ से निकालोगे, mn मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, विच इज इक्वल टू -1। सिंपल सी मैथमेटिक्स यार, इसको नीचे ले जाना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना, ओ हो, ठीक है, वही हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट mn, क्लियर, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये mt और mn -1 हो जाएगा, तो mn कितना रहेगा, -1/mt, तो mn कितना रहेगा, -1/mt अपन निकाल ही चुके हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ही चुके हैं, विच इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट p, तो -1/m आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1/n, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इतना याद रखें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब थ्योरी है, पर आपको इतनी सी चीज़ें पता होंगी टेंजेंट नॉर्मल के बारे में, क्योंकि अपन स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट है अपने पास x0, y0, और स्लोप पता ही है m, तो y - y0 m x - n0। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ें और ये सब बेसिक्स हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस स्लोप अपन को नेगेटिव रेसिप्रोकल रखना है टेंजेंट का, तो -1/m आ जाएगा, तो x - n0 y - y0, ठीक है। चलो बढ़िया। नोट देखो, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यार अब कुछ बातें हैं स्ट्रेट लाइन की ही, और ये सब चीज़ें अगर आपकी स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट क्लियर है तो ये फटाफट धाड़ धीड़ हो जाएंगे, है ना। ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देन थीटा इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी तो पॉजिटिव एक्सिस की क्या एंगल बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो m = tan θ = 0, तो मतलब उस पॉइंट पर dy/ds कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, तो थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कर दो बेटा इसको, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, तो थीटा 90 डिग्री, है ना। अगर लाइन ऐसी आ जाए पैरेलल टू y एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री, तो m कितना रहेगा, tan 90, विच इज योर इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, मतलब उस पॉइंट पर dy/dx डेरिवेटिव आपका नॉट डिफाइन होता है, ओके। अच्छा, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट और हैं, इनको भी ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस पर अपन, जो काम की चीज़ें उस पर अपन ज़्यादा टाइम देंगे, ये सब आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, यार लेट सपोज देखो ये वाला टेंजेंट मैं बना रहा हूँ, जो रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो कितना होगा, 45 डिग्री होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर कर्व आपका ऐसा है और यहाँ से एंगल निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, देखो ये 45, ये 45, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 और ये 90, ये 45 है ना, और ये 90 है, तो 135 हो गया। तो इसका मतलब इस टेंजेंट के लिए स्लोप आ जाएगा 1, क्योंकि tan 45 1 होता है, और इस टेंजेंट के लिए स्लोप आ जाएगा, मतलब dy/ds आ जाएगा टेंजेंट की, अगर है ना, ये टेंजेंट है और इसके स्लोप की बात करूंगा तो tan थीटा है 135, तो -1। तो जब आपका इक्वल एंगल बनता है एक्सिस के साथ 45 और 135, तब आपका स्लोप कितना होता है, +1 या -1, याद रखें, ठीक है। वैसे ही ये अगर इक्वल एंगल बना रही है तो, और अगर एक्सिस पे इंटरसेप्ट इक्वल है, इफ टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब देखो यार, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, अगर ये टेंजेंट है आपका, लेट सपोज ये कर्व है और ये टेंजेंट है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 डिग्री होता है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 45 होगा, ये 45 है, ठीक है, और ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 135, मतलब इसका स्लोप कितना आ जाएगा टेंजेंट का, -1। अच्छा, और अगर मैं इक्वल की बात करूँ, ये और ये ले लूँ, ठीक है, तो ये 45, इसमें कितना हो जाएगा +1, तो वही आ रहा है +1 और -1। तो इक्वल एंगल हो या इक्वल इंटरसेप्ट हो, दोनों में आपका स्लोप +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस, क्लियर बात, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें इस चीज़ को। अच्छा, आगे की बात करते हैं, फिर फ्रेम में लाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एक अच्छा सा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बहुत सारे तथ्य बताऊंगा। देखो
कर्व भी बनाते हैं वाई यूजिंग कर्व ट्रेसिंग की कुछ कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे अपन पहले सिंपली बात करते हैं कि ऑन द कर्व दिस टेंजेंट एट P11 मीट्स द कर्व अगेन एट Q। मतलब मैंने अगर ये देखो 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब P पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, और अगर मैं उस पर टेंजेंट बनाऊंगा तो वापिस कर्व को कट करेगा एट पॉइंट Q पर। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने अपन को, ठीक है। अच्छी बात, तो सबसे पहले अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं इस पर, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आनी चाहिए अच्छे से लिखना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, t³ कॉमा t², हाँ है ना, ठीक है। x की जगह नहीं t² कॉमा t³ होगा, है ना। मैं जब x को t² रखूंगा तो t³, हाँ बिल्कुल, x को t² रखेंगे तो y को t³ आ जाएगा। x को जैसे मैंने t² रखा तो t⁻⁶, ठीक है, t² कॉमा t³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ रहे हैं अपने। अच्छा, अब मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन PQ का स्लोप निकालते हैं। PQ का स्लोप मतलब 1 1 तो दे रखा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये जगह मैं ग्राफ के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं भी इसका ग्राफ भी बना के बताऊंगा आपको। t³ माइनस 1 अपॉन t² माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि P 1 1 है और Q यही है, क्योंकि पैरामेट्रिक पॉइंट यही है तो Q यहीं पे होगा ना। ओके, चलिए अब आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू x³, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2y डैश इज इक्वल टू 3x²। तो y डैश कितना आ जाएगा आपके पास 3, अच्छा 1,1 ही निकाल दोगे डायरेक्ट, 1,1 पे तो निकालना है, 3/2 आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 मिनट इसको रख के अपन इसकी बात करते हैं। आपके पास जो कर्व है वो है y² इज इक्वल टू x³, मतलब y इज इक्वल टू x⁻3/2, ठीक है, x⁻3/2 हो जाएगा। ओके, अच्छा सबसे पहली चीज तो x की ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है ना। तो ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ का कुछ चेहरा यूं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर पावर ग्रेटर देन 1 होती है तो कुछ इस तरीके से बनता है, और अगर लेस देन 1 होती है, लेट सपोज अगर लेस देन 1 होती तो आपका ये वाला शेप आता है, मतलब हाथ का मुड़ाव यूं होता है और एक में हाथ का मुड़ाव यूं होता है, एक में यूं और एक में यूं, ठीक है। तो जब लेस देन 1 है तो ये वाला मुड़ाव आएगा, और जब ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसके ग्राफ की भी बात करूं अगर, ठीक है, तो देखो जब 0,0 सेटिस्फाई करा तो यहां से चलेगा, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये फंक्शन अब ऑड फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस रखूंगा तो क्यूब है, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। 1,1 मान लो कि यहाँ पर दे रखा है, ये ग्राफ मैंने बना दिया है ना, और ये बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है, अगर मैं इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो वापस इसको यहाँ टच कर रहा है, तो ये क्यू हो गया, ये आपका पी है, ये वाला लफड़ा चल रहा है सब, ठीक है। अच्छा, 3/2 आ गया, स्लोप ऑफ PQ पर ने निकाला तो इसको 3/2 की इक्वेट कर दें, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, t³ माइनस 1 अपॉन t² माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, डन, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये अपन देखो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते हैं, ये t-1 और t² प्लस t+1 अपॉन t-1 और t+1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। यहाँ से t-1 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा, उसके बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2t² माइनस t-1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड -½ ठीक है। ये तो अपन का, ये तो p है आपका, p है ना, जैसे आप 1 1 रखोगे यहाँ पर तो 1,1 आ जाएगा, ठीक है, और -½ से आपका q निकल जाएगा, ठीक है। तो जो q होगा वो कितना होगा, -½ होगा तो 1/4 और -1/8, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग अच्छे से आनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। चलिए बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया गया है इसमें, वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेंजेंट तो x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस एट t इज इक्वल टू π/2। तो अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो विच इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। dy/dt कितना हो जाएगा, 3a cos² t। अब इसमें डिफरेंशिएशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बेटा, माइनस साइन t अपॉन ये हो जाएगा 3a sin² t और ये हो जाएगा cos t, ठीक है। 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक sin t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक cos t कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना था, माइनस cos t अपॉन sin t विच इज इक्वल टू माइनस cot t, इजंट इट, ठीक है। और आपको निकालना है dy/dx एट t इज इक्वल टू π/2,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई टू, माइनस कॉट पाई बाई टू मतलब माइनस कॉस पाई बाई टू अपन साइन पाई बाई टू, तो जीरो हो जाएगा क्या, है ना, बढ़िया बात। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट क्या था अपने पास, ठीक है। अब यार ये जीरो है तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सिंपली बात, हाँ है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यार मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर आप पाई बाई टू पे निकालो तो पाई बाई टू यहाँ रखें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू तो a हो जाएगा, मैं अगर पॉइंट की बात करूँ तो x इज इक्वल टू a हो गया और y इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो क्या निकालोगे y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई x माइनस है, तो y इक्वल टू जीरो इज योर आंसर, बढ़िया बात। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए आइए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल की मैंने थ्योरी पार्ट आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है, कि थ्योरी में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यार, इस स्लाइड में पूरे मैंने क्वेश्चंस ही लिए, ठीक है, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कर सकता था मैं वो सभी कवर कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आगे वाले और थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, पासिंग थ्रू 1,2। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सबसे पहले इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ से 4 डिवाइड बाई डी एक्स, तो मैं 4 इधर नीचे ले लेता हूँ और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अपन 2 मिनट के लिए यार इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये एक पैराबोला है अपवर्ड फेसिंग, है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ठीक है। लेट सपोज मान लिया यार, तो इस पे अपन को एक 1,2 ये 1 यहाँ मान लेता हूँ मैं 1,2, है ना, ये पॉइंट P मान लेते हैं 1,2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 1,2, नहीं ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है ना, ये पॉइंट कहीं और है, आई मीन टू से ये पॉइंट कहीं आपका और है, बाहर की तरफ है कहीं पॉइंट, ठीक है। मान लो कि 1,2 कहीं यहाँ यूँ मान लो, ये रहा 1,2, इसको मान लेते हैं 1,2 यहाँ पर है, ठीक है। एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेना जो पॉइंट दे रखा है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है, कि 1,2 इसको यहाँ पे मान लेते बिना कर्व में सेटिस्फाई करवाए, ठीक है। तो एक बार आप सेटिस्फाई करा के जरूर देख लें कि वो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि भाई इससे पास होने वाला ये नॉर्मल निकालो, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर लेट P, अगर मैं x को अल्फ़ा मानूँ तो y कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4, बढ़िया बात सर, ठीक है। अब मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P कितना होगा, एट पॉइंट P हो जाएगा, x की वैल्यू अल्फ़ा रखूँगा तो अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा इसका, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो विच इज इक्वल टू -2 अपॉन अल्फा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट आपको पता ही है, दिस वन पॉइंट यही है ना आपका, ठीक है। बस यही काम करना अपन को, फिर इस पॉइंट से पास करवा देंगे तो अपन को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे वो देखो, ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ n इक्वल टू 0 की, तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा y माइनस, इस पॉइंट पे अपन नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो y माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है मतलब इसकी इक्वेशन है, और ये पास हो रहा है आपका 1,2 से, तो 1,2 से जब आप पास कराओगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैंने निकाल रखा है, अल्फा की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो पॉइंट कितना आ जाएगा 2,1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, पॉइंट एज्यूम कर लें, पहले आप उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लें, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर, है ना। जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके, आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है ये। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम में लाया जाए थोड़ा सा, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, मेक्स एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। भाई जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच का एंगल, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच का एंगल होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है ना। और tan थीटा क्या होता है इसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, और वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये चीज़ होगी पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है विद लीडिंग कोफिशिएंट 3 विच इज़ पॉजिटिव, और इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो रेफर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर आपका d लेस देन 0 होगा ही होगा,
ठीक है, डी लेस देन जीरो होगा ही होगा, ये 2 है ना, ये 2 है। अब जब डी लेस देन जीरो होगा तो बी स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, ये कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, अच्छा 4 कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 है ना, इज लेस देन जीरो, ये हटाओ। ठीक है, तो लैम्डा प्लस रूट 3 और लैम्डा माइनस रूट 3 इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू लेस देन जीरो है तो छोटे रूट से बड़ा रूट है ना, छोटे रूट से बड़ा रूट, तो माइनस रूट 3 से रूट 3 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस ये वाला फंडा लगाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल्का सा कंसेप्ट यूज था, बाकी तो आपको टेंजेंट नॉर्मल में तो सिर्फ यही देखना था कि अच्छा एक्यूट एंगल है तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, मतलब आपको इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हिलाओ थोड़ा सा, हिला के देखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये पीस वाइज डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन की और एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही आपको टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो यहाँ पर ये चीज़ गौर देने की है कि क्या एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1, ये है x लेस देन 1 के लिए, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो जब अपन LSD चेक करेंगे तो LSD तो लेस देन 1 के लिए तो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जब मैं RSD चेक करूँगा तो जब मैं 1 रखूँगा तो 2 माइनस 1 ये भी 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो LSD इक्वल टू RSD आ रहा है। ठीक है, और dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बात खत्म। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ 1, ये 1 माइनस 1 आ रहा है भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन को एक तो t इक्वल टू 0 की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट क्या है आपके पास, 1 कोमा माइनस 1, तो y प्लस 1 हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 1 और ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। मैं नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y प्लस 1, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो माइनस 1 आ जाएगा, और x माइनस 1, तो दिस आर द आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसी पीस वाइज डेफिनेशन हो और उस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी मतलब टेंजेंट निकालना हो जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है उस पॉइंट पर। आई मीन टू से कि वो शार्प पॉइंट तो नहीं दे रहा है। अगर शार्प पॉइंट दे रखा हुआ, लेट सपोज कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ गया, तो भाई इस पॉइंट पे कहाँ से आप टेंजेंट बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं इसके RSD की बात करूंगा तो टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर मैं इसके LSD की बात करूंगा तो टेंजेंट, तो दोनों अलग अलग स्लोप आ रहे हैं ना, तो मतलब LSD और RSD इक्वल ही नहीं है, तो इस पर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाता इस पॉइंट पे जहाँ पर भी शार्प पॉइंट है इस वाले केस में, इसलिए अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। बढ़िया बात, ठीक है, बस याद रखें इसको थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है आपके पास b माइनस एक्स टू द पावर a, अरे e टू द पावर माइनस एक्स बाई एट अ पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। अच्छा सॉरी, y एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा है, कट y एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, और x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। ठीक है, सो पॉइंट p कितना हो गया, 0 कोमा b, बढ़िया बात। ठीक है, अब y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, b e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और माइनस एक्स अपॉन ए का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, बढ़िया बात। ठीक है, ये तो आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, थोड़ा और निकालना क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी, पॉइंट अपने पास है। ठीक है, तो मैं t इक्वल टू 0 डायरेक्टली घुसा दूँ अब y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बी अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और x माइनस 0, x माइनस 0 पे अपना काम हो जाएगा ना, पक्की बात, x माइनस 0 पे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया, ये वाली चीज अपन को कहाँ निकालना था, एट पॉइंट p लिखना था। पॉइंट p क्या है अपने पास, 0 कोमा b। ठीक है, 0 कोमा b, तो ये लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस बी, अपन को dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है ना, तो मैं अगर यहाँ 0 रखूंगा तो ये इरेस्ट तो डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर बात, लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही तो अच्छे से देखो यार,
चीज़ें अच्छे से दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा लिए नो डाउट मैंने, क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी और कोई मेरा मोटिव नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा लेने का। वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व भी करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले से करके रखता हूँ ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कम भी कराऊंगा तो आपको कंसेप्ट से काम होना चाहिए। कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग तो अपन कर ही लेंगे वैसे भी ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखा द कर्व दीज टचेस द एक्स एक्सिस, इस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ओके, एंड कट्स द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट क्यू वेयर द ग्रेडियंट इज 3, द एबीसी आर रेस्पेक्टिवली। 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन तो आनी चाहिए, 3 इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, ठीक है, ये -2,0 को टच कर रहा है ना यार, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा, ये लाई कर रहा होगा, तो अपनी एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी -8a, है ना, y तो 0 हो गया ना, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +4b -2c, ठीक है, +5 इज इक्वल टू 0। बढ़िया बात, ठीक है, इसको टच कर रहा है ना इस पॉइंट पर। अच्छा, इस पॉइंट पर अब ये टच कर रहा है तो ये पॉइंट तो लाई कर ही रहा होगा, और इस पॉइंट पर जो dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस खुद है, एक्स एक्सिस खुद है ना वो, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर बना दूँ क्या, ये कुछ ग्राफ आपका है ना इस तरीके से बन रहा होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका -2,0। मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया ना, डोंट की पैराबोला कैसे बन गया सर, ध्यान दो, यूं बन गया बस, ये लो ये पैराबोला बन गया तुम्हारा। मेरी तो इच्छा हो रही थी, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन नोन थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया है। ये -2,0 और आगे ये बोल भी रहा है कि कट द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है तो ये 0 होगा, और देख लेते पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में अगर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो y 5 आ रहा है, बढ़िया बात, तो 0,5 पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, और ये वाला पॉइंट है -2,0, ठीक है। अब टेंजेंट क्या है इस पे, एक्स एक्सिस खुद टेंजेंट है, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ पहले इसका dy बाई डी एक्स, एंड दैट विल बिकम a3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स एट -2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है ना, ठीक है। तो इस वजह से -2,0 रखोगे तो यहाँ पर मैंने -2 तो 4 12 है, ठीक है, ये आ जाएगा -2 तो -4b प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है। अब तीसरा, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट 3 आ रहा है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं अब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5, ठीक है, एट पॉइंट 0,5 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5, ये रहा dy बाई डी एक्स, यहाँ 0 यहाँ 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, बहुत बढ़िया। अब c की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ रखो और सॉल्व कर लो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। आप a निकाल लोगे, b निकाल लोगे, और c आपका आ चुका है 5, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग, इक्वेशन तो सॉल्व करना आती है ना, बस वही करना है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, दैट्स इट, बढ़िया बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े से और मजे लेते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर a सो दैट द लाइन 3 - a इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व है आपके पास एक्स वाई इजिकल टू 1, तो यहाँ से y इजिकल टू 1/x, तो यहाँ से मेरे को जो पता चलता है मैं इसका कर देता हूँ -1/x², ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू x²। हा, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a सो दैट ये लाइन जो है वो इस पर नॉर्मल हो जाए। तो यार यहाँ से मुझे एक बात ये पता चल रही है कि ये वाली चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज पॉजिटिव, और स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव आ रहा है तो ये लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, y इजिकल टू mx प्लस c से निकाल लेते हैं, इसको उधर फेंकेंगे, तो -3 - a अपॉन a ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा a -3 अपॉन a इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या लग रहा है, a बिलोंग्स टू, ठीक है, छोटा रूट ग्रेटर देन है तो -∞ से छोटा रूट इज योर 0 यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, दिस इज योर आंसर, बढ़िया बात। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, फेर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, पेल दिया है सबको अच्छे से, पूरे क्वेश्चन अपन ने कर दिए हैं। थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे आगे, थोड़े और टॉपिक्स देखेंगे आगे, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास है वर्टिकल टेंजेंट। यार देखो वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है कि लेट्स सपोज यू हैव अ कर्व y इजिकल टू fx, इस पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, किस पॉइंट पर x इजिकल टू x नेट पे, उसको पता करने के लिए आपको इस लिमिट की वैल्यू
I mean to say limit h tends to 0 f x naught plus h minus f x naught upon h, where x naught is the point where you have to find out कि is there any vertical tangent exist or not. वो आपका इन्फिनिटी आना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, दोनों नहीं आने चाहिए. अब दोनों कैसे आएंगे, या फिर एक ही कैसे आएगा सिंगल, दोनों इन्फिनिटी कैसे आएंगे. वो LSD और RSD की बात कर रहा हूँ मैं. आई मीन टू से LSD और RSD मतलब x नॉट माइनस पर और x नॉट प्लस पर आपको कैलकुलेट करना है. या तो दोनों इन्फिनिटी आए या दोनों माइनस इन्फिनिटी आए, बट एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी आ गया तो मतलब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. और अगर दोनों इन्फिनिटी आते हैं या दोनों माइनस इन्फिनिटी आते हैं तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा. सिंपल सी बात. ठीक है, देखो लिमिट विमिट जाए चूल्हे में, चूल्हा समझते हो ना. ठीक है, अपन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करते हैं. लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x टू पावर 1/3 इज अ वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल एट x इज इक्वल टू 0. इस वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल एट x इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू x टू पावर 1/3 दे रखा है, तो मैं इससे निकाल देता हूँ y डैश. y डैश कितना आ जाएगा, पावर आगे x टू पावर 1/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3 x टू पावर माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा x टू पावर 2/3 नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में अपन ब्रेक कर लेते हैं. एक में अपन रख देते हैं 0 प्लस, एक में अपन रख देते हैं 0 माइनस. 0 प्लस मतलब RSD, ठीक है, और 0 माइनस मतलब LSD. ठीक है, तो जब अपन 0 प्लस रखेंगे, 0 प्लस रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा. अब 0 माइनस भी रखूंगा तो भी ये पावर 2/3 है, पावर 2/3 है बेटा. इसका मतलब क्या हो गया कि पावर 2/3 का होने का मतलब कि ये स्क्वायर है ना, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, है ना. ऊपर तो 2 आ रहा है, पहले स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा. निकाल लो कि पावर 1/3, तो ये भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना. तो दैट मीन्स LSD इज इक्वल टू RSD, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा. वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल टेंजेंट. क्लियर बात. ठीक है, ये फंडा आपको अपनाना है, बस दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 2/3. अगर मैं इसका y डैश निकालूंगा, ठीक है, तो y डैश कितना आ जाएगा, एक्स टू पावर 2/3, तो 2/3 तो आ गया आगे, और एक्स टू पावर 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3, तो एक्स टू पावर 1/3 इधर आ जाएगा. ठीक है, अब जब आप इसमें एक बार LSD निकालते हैं मतलब 0 माइनस, और एक बार RSD निकालता हूँ मतलब 0 प्लस, तो जब 0 माइनस करेंगे, बढ़िया बात, 0 माइनस करूँगा मतलब नेगेटिव वाला छोड़ा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और जब 0 प्लस करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा. बढ़िया बात, समझ में आया. ठीक है, तो यहाँ पर अपना LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, दैट मीन्स वर्टिकल टेंजेंट नॉट एग्जिस्ट. और कुछ बात करूँगा इसके बारे में. देखो इसके बारे में मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा. ठीक है, 2/3, तो देखो अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो भी वो फंक्शन तो इवन है, इवन फंक्शन है, मतलब y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होगा. अगर ऑड होता तो x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है ना. और पावर क्या है, लेस देन 1 है, पावर लेस देन 1 है, तो कुछ इसका मुड़ाव कुछ ऐसा होगा, और सिमेट्रिक है इसलिए ये वाला ग्राफ बन गया. ठीक है, तो देखो 0 पर एक शार्प पॉइंट आ रहा है ना, 0 पर एक शार्प पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इस पर खींचूंगा तो ये वाला आएगा, इस पर खींचूंगा तो ये वाला आएगा. तो वर्टिकल टेंजेंट कहाँ आ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट तब आता है जब दोनों पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो. तो ये ग्राफ भी बना के मैं आपको थोड़ा सा फील करवा दिया है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट कि इज देयर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट और नॉट, है ना. सभी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ बेटा, जितने भी हैं एडवांस लेवल तक के भी सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना रहेगी आपको, और है ना. नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एट POI. ठीक है, मतलब कोई दो कर्व हैं, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उस पर आपके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दो कर्व का. तो ये ध्यान रखें कि अगर दो कर्व हैं वो दोनों यहाँ भिड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल उस पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल ही कर्व के बीच का एंगल होता है. धीरे धीरे बोलते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा. देन तो एंगल बिटवीन कर्व्स इज डिफाइन एज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो कर्व के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का भी होगा. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2. दो लाइन के बीच का एंगल ये तो अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया था ना. लेट्स सपोज ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, इनका स्लोप m1 और m2 आ रहा है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है. तो दोनों कर्व के बीच का एंगल भी यही हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम होते हैं टेंजेंट के बीच का एंगल और कर्व के बीच का एंगल. गॉट इट. अब याद रखें कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एवरीवेयर. अगर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ जहाँ भी कर्व भिड़ रहे हैं, वहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम है
तो उस कर्व को द कर्व इंटरसेक्ट देन दे आर सेड टू बी आइसोगोनल, तो उन कर्व को अपन क्या बोलेंगे, आइसोगोनल कर्व बोलेंगे। जहाँ जहाँ पर भी दोनों कर्व भिड़ रहे हैं, अगर एक ही पॉइंट पे भिड़ रहे हैं बढ़िया बात, ठीक है, तो वो तो एक ही एंगल आएगा ना, बट एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर भिड़ रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पर एंगल अगर सेम आता है हर जगह तो उसको अपन आइसोगोनल कर्व बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो जाता है एवरीवेयर द कर्व इंटरसेक्ट, जहाँ जब भी कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे। तो दिस इज द थ्योरी अबाउट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तब अपन को ज़्यादा फील आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू sin x एंड y इज इक्वल टू cos x। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, sin x इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4। जनरल इक्वेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है ना, और n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो y डैश कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और y डैश एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। यार ये बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं तो मैं पहला पॉइंट ही ले रहा हूँ, है ना। मतलब मैं अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, इस तरीके से चलते रहेंगे ना ये। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। पाई बाय 4 पे कितना आ जाएगा, cos x है तो 1 बाय रूट 2, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब y इज इक्वल टू cos x है तो y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है, तो यहाँ से y डैश एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 4, तो माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है, ये 1 बाय रूट 2 और ये माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। m1 आ गया 1 बाय रूट 2, इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लें। तो अब आप tan थीटा निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय रूट 2 माइनस है तो प्लस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा और, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 आ जाएगा, बढ़िया बात, ठीक है। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया आपके पास, यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स 2 रूट 2, ठीक है। बाकी के सभी एंगल पीजीटी से सॉल्व कर लेना यार आप, जैसे कि ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है ना, tan इनवर्स 2 रूट 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस, ये आ जाएगा 3 आपके पास, ठीक है। 4 8 माइनस प्लस 1 9 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी एंगल्स करेक्ट हैं इसके, ऑल 4 करेक्ट, चारों करेक्ट हैं भाई, ध्यान रखना, आप जब चेंज करोगे ना आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन कैलकुलेट, इस तरीके से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालें, फॉर्मूला लगा लें, सीधी सी बात, ठीक है। फ्रेम में लाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे ये कर्व के बेस्ड ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत जगह इसको सॉल्व करवाया होता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी कह सकते हैं आप, ओके। देखो क्या लिख रखा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू, ये जो है वो है आपका यहाँ पर GIF, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये याद रखें कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉज एक्स, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपका 1/1 से लेके रूट 2 तक। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट बन रहे हैं यार, एक बार इन दोनों को पॉजिटिव खोलें, एक बार इन दोनों को नेगेटिव खोलें, एक बार इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, सब में ऑक्सिलरी आर्गुमेंट बन रहा है। मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसी फॉर्म बनेगी, और a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसी फॉर्म की जो रेंज होती है वो होती है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट एज सच यहाँ मॉड लगा हुआ है, इसलिए 1 से लेके रूट 2 तक के बीच में लाया करती है इसकी रेंज। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा, रेफर टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और यू कैन सी द फंक्शन, फंक्शन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका GIF, ठीक है। तो 1 बाय ये y इज इक्वल टू है ना, मॉड का GIF कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 से लेके इसका GIF आ जाएगा अपने पास 1, तो y इज इक्वल टू 1। ये तो एक लाइन आ गई बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई ना, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये एक सर्कल दे रखा है जो सेंटर्ड एट ओरिजिन और रेडियस जिसकी 5 है, तो ये 5,0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 वाली कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1, ये तो आपकी x एक्सिस है।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक है। ये एंगल अपन मान लेते हैं, इसको थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है यार, अब आपको कर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक। अच्छा ये वाला पॉइंट बता सकते हैं आप, बस ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा, काम हो जाएगा ना यार। ये आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो y डैश आ जाएगा 2 हटाओ गोली तो माइनस एक्स अपॉन वाई, है ना। अब किस पॉइंट पर निकालना है यार, ये वाली लाइन अगर y इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखूंगा तो 4, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 2, ठीक है यार। देखो यहाँ पे मैंने 1 रखा, ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, ठीक है। तो 2,1 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा आपका -2,1, ठीक है। बस निकाल लोगे ना, ये पॉइंट पता है आपको, स्लोप आपको पता ही है। तो y डैश, इसको मैं 2 मिनट के लिए p मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मिनट के लिए q मान लेता हूँ। तो y डैश एट p कितना हो जाएगा यहाँ पे -2/1, तो -2, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, y -1 इज इक्वल टू -2। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को किसने बोला है, शिट। चलो निकाल लिया तो कोई इशू नहीं है, अपन को तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, ठीक है। बढ़िया बात, कुछ नहीं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये तो होगी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका, तो ये था। अच्छा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो भाई लाइन का टेंजेंट वो खुद ही होता है, ठीक है। तो आपको तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, एग्जैक्टली निकालनी पड़ेगी, बस स्लोप से काम चल जाता है। ये निकाल लिया अपने -2, ठीक है। तो tan थीटा, लाइन का स्लोप कितना है, वही 1 है ना, लाइन का स्लोप यार y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना है 0, ठीक है। इसका स्लोप है आपके पास 0, तो कितना आ जाएगा, और इसका स्लोप है -2, ठीक है। तो 0 प्लस 2 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 तो -2, ठीक है। तो यार ये देख लेना ना कितना आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, और क्या इसका आंसर 2 आ रहा है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 इज योर आंसर, बढ़िया बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका लोएस्ट डिग्री टर्म, एलडीटीवी बोलते हैं इसको। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो इसको, ठीक है। ध्यान से सुने कि क्या है कि इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, ओनली ओरिजिन से, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन कैन बी डायरेक्टली रिटन बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म्स। तो अपन उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ही जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0 कर देंगे, ठीक है। कैन बी डायरेक्टली रिटर्न बाय इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म्स अपेयरिंग इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास एक कर्व है, ठीक है, 0 0 0 0 बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन कितना आ जाएगा, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, -4x और 6y, ये तो 2 डिग्री की टर्म है, ये 1 डिग्री की टर्म है ना, तो -4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। और दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको कॉनिक सेक्शन में बता चुका था कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से, y को y प्लस y1 से, और x1 और y1 कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका dy/dx, या फिर ये, या फिर LDT, अगर आपको ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो ये कर दो, सिंपल सी बात है बेटा सब कुछ, ठीक है। 3 मेथड बता दिए मैंने, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे की बात करते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा, ये आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा छोटे छोटे, ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। अगर मैं लॉन्ग मेथड से जाऊँ, जाना पड़ेगा लॉन्ग मेथड से, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हुआ है ना, मतलब समझदारी के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ये दोनों कर्व ओरिजिन से पास हो रहे हैं, हाँ या ना, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो आपके दिमाग में आएगा यार मैं एलडीटी वाला फंडा निभा सकता हूँ, एलडीटी वाला लोएस्ट डिग्री टर्म को मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस पे 2y इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 0, और अगर इसकी बात करूँगा तो 32x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, तो भाई ये यहाँ पे टेंजेंट आ गया और ये इस पे टेंजेंट आ गया। ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, एलडीटी में यही तो होता है, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा हो तो अगर मुझे ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है, दोनों ही कर्व ओरिजिन से पास हो रहे हैं मतलब वहाँ इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, तो ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने का लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0 कर दो, काम खत्म। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री होगा सर एंगल। बट ये आपने सिर्फ ओरिजिन पे निकालना है बच्चा, सिर्फ ओरिजिन पे निकाला है ना, क्या पता आपको कहीं और भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये फिक्स छोड़िए, कहीं और भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं ये, तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग मेथड में ही जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ओरिजिन का पूछा है तो मुंह भाड़ के एलडीटी लगाओ, काम खत्म करो, खटाखट 10 सेकंड का काम है।
बट अगर आपको लॉन्ग मेथड पे जाना है तो मैं सबसे पहले इसके ग्राफ की बात करूंगा। ठीक है, ग्राफ की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 32x, तो सर ये लो बन गया पैराबोला होता है। ठीक है, ये 2y स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब, तो भाई साहब आप इसमें देखोगे कि वाई स्क्वायर इजिकल टू आ रहा है एक्स क्यूब बाय 3/2। ठीक है, 3/2 मतलब पावर 1 से ज़्यादा आ रही है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और x की जगह -x नहीं, y की जगह -y रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। तो और क्राफ्ट कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से क्राफ्ट बन जाएगा ये। ठीक है, ये तो अपना पैराबोला बनाया मैंने और ये वाला वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ पहले। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, y की वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं ना, तो ये 32x। ठीक है, तो यहाँ से x, ये एक्स स्क्वायर -64 आ जाएगा ना। ठीक है, ये 2 है बेटा, 2 है, एग्जैक्टली 2 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, यहाँ से 8 आ रही है, यहाँ से -8 आ रही है। ठीक है, -8 को गोली मारते हैं, डन, क्योंकि नेगेटिव में तो अपना जा ही नहीं रहा है ना। तो ये 0 के लिए मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे 8। ठीक है, अब y इजिकल टू 8 के लिए पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स भी एक हो जाएगा 8,16। कैसे निकाला मैंने, ये यहाँ पे रख दो ना यार, अपने आप मिल जाएगा 8,16 और 8,-16। ठीक है, बढ़िया बात। तो ये 2 पॉइंट और आ गए अपने पास। ठीक है, नाउ अब अपन डिफ्रेंशिएट करके इसके बीच के एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास कर्व था 2y स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 4y y डैश इजिकल टू 3x स्क्वायर, और एक कर्व था आपके पास y स्क्वायर इजिकल टू 32x, मतलब 2y y डैश इजिकल टू 32। ठीक है, पॉइंट पे निकालते हैं, 8,16 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा, कैलकुलेट कर लेना है ना, और यहाँ से y डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी, डन। ठीक है, तो आपका जो tan थीटा होगा वो कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, m1 - m2/1 + m1 m2 विच इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। एक और एंगल आपको दिख गया, क्योंकि ये कहीं और भी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन पे निकालना है तो वैसे कर लें, बट ओरिजिन के अलावा कहीं और निकालना है तो फिर आपको ये पूरा करना पड़ेगा बेटा, है ना। बोल बोल के हप चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टेंजेंट नॉर्मल का, लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद अपन मीन वैल्यू थ्योरम्स पे चलेंगे। ठीक है, क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ, नॉर्मल की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ और सब नॉर्मल की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने एक ग्राफ के थ्रू समझा रखा है, जैसे कि लेट सपोज दिस इज योर ग्राफ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये, नॉर्मल ये। ठीक है, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर नॉर्मल, डन बात। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है कि ये ए है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट जहाँ पर एक्सेस को कट कर रहा है वो बी है। ठीक है, नॉर्मल जहाँ पर एक्सेस को कट कर रहा है वो सी है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे वो डी है। ठीक है, तो ये जो ए बी होता है, यहाँ से लेकर एक्सेस का डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब इस लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जितना प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, बी डी, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना आएगा, बी डी, वो हो जाता है आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और इस नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन है सी डी, इसको अपन बोलते हैं सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले लिख दिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, ए बी, वो हो जाएगा आपका के। के क्या है, अगर ये पॉइंट एच कोमा के है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, y इंटू 1 + m स्क्वायर, m इज इस पॉइंट पर डिवाइड बाई dx। ठीक है, वैसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा, ये m मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि y इक्वल टू डिवाइड बाई dx है एट पॉइंट p पर। ठीक है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा y इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सब टेंजेंट में डिवाइड कर देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं, ये सब फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1 - n और x टू द पावर n इज कांस्टेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ही ठीक है, वो होता है इसका कांस्टेंट इंटू को m।
चलो पहले यहाँ से अपन वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश कितना आ जाएगा, ए रेस टू पावर 1 माइनस एन, कॉन्स्टेंट एक्स टू द पावर एन का कर देंगे, एन आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट है। चलो निकालते हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अपन वाई कोऑर्डिनेट रख देते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ए रेस टू पावर 1 माइनस एन और एक्स टू द पावर एन ही तो है, और ये है एन ए रेस टू पावर सॉरी 1 माइनस एन और एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, बढ़िया बात। तो अपन जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे एन, ये आ जाएगा ए रेस टू पावर 2 माइनस 1 प्लस एन 1 प्लस एन, तो 2 माइनस 2n है ना, और x की पावर कितनी आ जाएगी 2n माइनस 1। अब इस चीज़ को कांस्टेंट होना पड़ेगा तो x की पावर को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात, वही तो पूछा था कि अगर कांस्टेंट है तो n की वैल्यू निकाल लो। बढ़िया बात, बात खत्म। तो अपन ने टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट कर लिया, बहुत ही शालीनता, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने दो टॉपिक एक साथ लिए हैं। यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल के साथ मैंने मीन वैल्यू थ्योरम भी ले लिया था। ठीक है, और बहुत अच्छी बात ये है कि 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारी शिफ्ट में मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 में से 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मीन वैल्यू थ्योरम 2 है आपके कोर्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर रोल्स थ्योरम और दूसरा है एलएमवीटी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो अपन उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो रोल्स थ्योरम क्या है वो देखिए। मीन वैल्यू थ्योरम का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका रोल्स थ्योरम। बेस्ड क्वेश्चन 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखो रोल्स थ्योरम क्या होता है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, कोई फंक्शन है ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये एफ एक्स इन सब फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या क्या है, एक तो एफ इज कंटिन्यूस, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एवरी पॉइंट इन ए बी, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तब एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर, इस इंटरवल में ए से बी के बीच में, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, जहाँ पर एफ डैश सी 0 होगा। एफ डैश सी 0 होना मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना, मतलब उस पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तभी तो उसका स्लोप 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज ये ए है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखो सेम है, फंक्शन एक्जैक्टली कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कहीं शार्प पॉइंट नहीं आ रहा है। तो एक से ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट लिख रखा है, एक से ज़्यादा पॉइंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, अगर इन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट का बनाऊंगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, तो ऐसा होता है। ठीक है, यही ये रोल्स थ्योरम ने यही बताया था कि अगर ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और बिटवीन एनी टू रियल जीरोज ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लाई एटलीस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पता है यार आपको, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, ये वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। ठीक है यार, पहली कंटिन्यूस तो है क्योंकि दोनों स्मूथ कर्व है ना, साइन एक्स और ई टू द पावर एक्स दोनों क्या हैं, स्मूथ कर्व हैं। ठीक है, आप बना के देख लो। और दूसरा डिफरेंशिएबल स्मूथ कर्व है तो शार्प पॉइंट आने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। ठीक है, तीसरा एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो ई टू द पावर 0 इज़ 1 और यहाँ 0 तो 0 आएगा, और वही एफ ऑफ पाई भी है क्योंकि साइन पाई 0 होता है और ई टू द पावर एफ हलाना कुछ भी है 0 अपॉन समथिंग इज 0 ही होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मैच कर रही है। अब अपन निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा, ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाए नहीं, रहने दो। साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ऊपर ले जाओ, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, तो ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रखो, साइन एक्स का आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसका क्या आ गया है, डेरिवेटिव आ गया। अब ये इसका डेरिवेटिव आ गया है तो अपन को निकालना है एफ डैश। ठीक है, 0 टू पाई के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आता ही नहीं आता। एक बार इसको एफ डैश सी को रख देते 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन सी ई टू द पावर माइनस सी प्लस ई टू द पावर माइनस सी कॉस सी इक्वल टू 0। ई टू द पावर माइनस सी टू द पावर माइनस सी कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan सी इज इक्वल टू 0 और tan सी इज इक्वल टू 0 मतलब सी इज इक्वल टू पाई बाय, नहीं साइन सी 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक पॉइंट बिल्कुल 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पर 0 होगा, तो ये वेरीफाई हो गया अपना रोल्स थ्योरम का। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में बस यही है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लें कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप रोल्स थ्योरम ये कहता है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा या टेंजेंट जो भी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा।
बढ़िया बात, चंगा चंगा चंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एलएमबीटी की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे भी रोल्स थ्योरम पे। आइए चलिए आगे की बात करते हैं, कुछ रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन कुछ और करते हैं। अपन ने रोल्स थ्योरम पढ़ लिया है, ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक पॉइंट ए से बी के बीच में ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके चलिए, इफ वेरीफाई इफ वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस, आपको फंक्शन दे रखा है और वो है आपके सामने 2x एंड x माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है इन 0 to 3 3/4। अच्छा, वैल्यू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4 वैल्यू दे रखी है, देन n इज, बढ़िया बात बढ़िया बात। और ये बोल रखा है रोल्स थ्योरम बोल रखा है, तो तीनों कंडीशन अपने आप अप्लाई हो रही होगी ना, ज़्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, डायरेक्टली आप निकालें एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2 इसका करते हैं और इसको एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 2 इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसका करेंगे तो n आ जाएगा और x माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा। बढ़िया बात, ठीक है। अब एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n प्लस 2c एन सी माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, c माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से एक c माइनस 3 बच जाएगा और प्लस इधर से पूरा ले लिया है, यहाँ से बच जाएगा सी एन इक्वल टू 0, ठीक है बात, ठीक है। चलो बढ़िया बात, अब c की वैल्यू डाल दे, c की वैल्यू 3/4 दे रखी है, c की वैल्यू 3/4 दे रखी है ना, तो इसको हटाओ, c की वैल्यू 3/4 दे रखी है तो इसको हटाओ, वैसे इससे भी हो जाएगा बट मैं इसको कर देता हूँ, दोनों में रख दो। चलो 3/4 माइनस 3 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 3 प्लस 3n/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन आप करेंगे भाइयों, टोर बाकी गुणा भाग में आपको नहीं सिखाने आया हूँ, ठीक है। अपन रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं तो रोल्स थ्योरम के कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी के कंसेप्ट जाए जानते ही आप कहाँ जाए चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स, आपको दे रखा है 2x³ प्लस ax² प्लस bx इन द इंटरवल -1 to 1 फॉर द पॉइंट c इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सेम टू सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन की, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6x² प्लस 2ax प्लस b, बढ़िया बात, ठीक है। अब एफ डैश सी निकालोगे वो 0 आ जाएगा, तो 6c² प्लस 2ac प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक। और c की वैल्यू हाफ दे रखी है, एफ डैश हाफ निकालोगे तो 6/4 प्लस ये हाफ दे रखी है तो यहाँ पे हाफ रखोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -6/4। सर ये कैसे निकालेंगे 2a प्लस बी? तो बेटा f ऑफ -1 निकाल लो आप, ठीक है। f ऑफ -1, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो यही कहता है ना, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 भी होगा, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, f ऑफ -1 निकालोगे तो आ जाएगा आपके सामने -2 प्लस a प्लस बी, सॉरी माइनस बी, -1 पे निकाल रहे हो, 1 पे निकाल रहे हैं तो 2 प्लस a प्लस बी, ठीक है। ये a से a तो कट गया, ये इधर जाएगा तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा ना 2b, और ये इधर आएगा तो -4, तो b की वैल्यू तो आपको -2 मिल गई है, b की वैल्यू -2 मिल गई है तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी और फिर 2a प्लस b की वैल्यू निकाल लेना। डन बात, कर लोगे इसके आगे का, बहुत आराम से कर लोगे, इस पे अपन और कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम में है, वो है आपकी LMVT। LMVT मतलब लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। समवॉट सेम है रोल्स थ्योरम जैसे, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत देख लें आपकी क्या होता है कि देखो f(x) इज सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन f(x) सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी? पहली कि f(x) कंटिन्यूस होना चाहिए a से b के बीच में, दूसरी डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a से b के बीच में, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे वैसे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर शार्प पॉइंट आ जाते हैं, है ना, तो इसलिए ओपन इंटरवल पे बोलते हैं इसको, ठीक है। और f डैश एग्जिस्ट, तो पहली दो कंडीशन तो सेम ही है रोल्स थ्योरम और LMVT दोनों की, बट थर्ड कंडीशन, यहाँ से थर्ड कंडीशन से आपको जजमेंट मिलेगा या फिर आप ये जज कर पाओगे कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है LMVT अप्लाई करनी है, अगर कुछ नहीं बोल रखा है, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम बोल रखा है तो, ठीक है। FA इज नॉट इक्वल टू FB, रोल्स थ्योरम में FA इज इक्वल टू FB होता था, LMVT में FA इज नॉट इक्वल टू FB है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू C, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट इसके बीच में कि f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि f डैश C वहाँ पर 0 होता था,
ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आएगी। ये मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो लेट सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ बी आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप बताओ आप, अगर ये पॉइंट ए कोमा एफ है और ये पॉइंट बी कोमा एफ है, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर दो पॉइंट अवेलेबल होते हैं तो एफ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप है वही इसका स्लोप भी तो है, और ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट क्या है सी, तो एफ डे सी इसका स्लोप के इक्वली आएगा। एफ डे सी मतलब इस पाए जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही आना है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका जो स्लोप है और वो क्या है, एफ बी माइनस एफ है अपॉन ए बी माइनस ए। वैसे इसका स्लोप तो एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं बेटा, है ना। अगर ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट आ गया तो ये, समझ में आया? ठीक है, बढ़िया बात। चलो बहुत ही चंगी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एलएनवीटी यार एक्चुअली ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका कॉस बी माइनस कॉस ए का मॉड अपॉन मॉड बी माइनस ए, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छी बात। इस चीज़ को मैं पढ़ के मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश एफ ए इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है इन इंटरवल ए से लेके बी तक, तो मैं ये वाली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता। आ रहा है ना, देखो कॉस बी माइनस कॉज ए इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, अब अपन को फंक्शन पता चल गया था एफ डैश इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि एफ डैश सी हो जाएगा अब माइनस साइन सी। ठीक है, माइनस साइन सी है ना, और वो कितना हो जाएगा, एफ बी मतलब कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए। अगर इसका मॉड लगाऊंगा तो इसका भी मॉड लगाना पड़ेगा, और इसका मॉड लगाएंगे तो मुझे पता है कि ये वाली चीज़ हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो ये वाली चीज़ भी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, सो ये वाली चीज़ हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है ना, सो कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1। चंगा 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 चंगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही होगा, हैंड्स प्रूफ। बढ़िया बात, समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं एलएमवीटी का। इस बेटा 2020 जनवरी अटेंड में क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारी शिफ्ट में मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको हल्के में ना लें या हलवा ना लें, इसका हलवा ना बनाएं, आप खिचड़ी ना बना दें, बहुत अच्छे से इसको करके जाएं। ठीक है, अगर जनवरी शिफ्ट में आया तो प्रॉबेबली नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट जो अपनी अटैम्प्ट होने वाला है जुलाई में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पक्की बात है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एफ जीरो की वैल्यू 10 दे रखी है। इफ f1 ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, कैन बी कंक्लूड फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम इन 0 to 1। ये यहाँ पे भूल गया था मैं, इसको नीचे लिख रखा है, इन द 0 to 1 देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इक्वल्स। ओके, एफ डैश ये दे रखा है, एफ डैश एक्स है ना, एफ ऑफ 0 ये दे रखा है, और एफ ऑफ 1 ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 इक्वल तो है नहीं, तो एलएमवीटी की बात चल रही होगी, है ना, एलएमवीटी की बात चल रही होगी। ठीक है, अच्छा अब इसको अपन ट्राई करते हैं, कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा 0 से 1 के बीच में बात चल रही है अपनी, अच्छी बात। चलो, तो मुझे एक बात ये पता चल गई कि एफ डैश सी जो आ रहा होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, और बी माइनस है मतलब 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 तो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये 10 दे रखा है और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 10। अच्छा एफ डैश एक्स ये दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 10। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बातें करते हैं, और वो कुछ और बातें ये कर रहे हैं कि आपका जो सी है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि इसी की इंटरवल के बीच में तो पॉइंट होगा। ठीक है, तो सी इसके बीच में लाया करेगा, ई की पावर ले लेते हैं और ई सी स्क्वायर कर देते हैं, तो ई रेस्ट टू पावर 0 आ जाएगा और ई रेस्ट टू पावर 1 आएगा। पहले स्क्वायरिंग करी और फिर ई की पावर ले ली, ये आ जाएगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर सी स्क्वायर, और ये ई आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो एफ ऑफ 1 माइनस 10 प्रूव कर चुका हूँ। ये वाली जो वैल्यू है 1 से लेके ई तक के बीच में लाया कर रहा है, तो एफ ऑफ 1 फाइनली आपका इधर भेज दो तो 11, इधर भेज दो तो ई प्लस 10, तो 11 से ई प्लस 10 के बीच में लाया करेगा। तो मतलब ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब आपको निकालना है ए माइनस बी, मतलब 11 माइनस ई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई इज योर आंसर। 1 माइनस ई इज योर आंसर, मतलब एंड तक आते आते आपकी राइटिंग कैसी हो जाती है ना कि यहाँ फटाफट खत्म करें और आगे बढ़े। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत 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 लक बधाइयाँ, मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ बनाओ, मोहल्ले में मिठाई बांटो। हर वीडियो के बाद मेरा ये स्टेटमेंट आता है, पर मिठाई किसी ने नहीं बांटी होगी अभी तक। ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट कर चुके हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल और मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, या तो मीन वैल्यू थ्योरम के या टेंजेंट एंड नॉर्मल के। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कर लें इसको, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही चंगी बात। तो हम
इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, हमने कर चुके हैं, करते हैं क्या, हम कर चुके हैं ये। ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ लें, जितने भी क्वेश्चन है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सभी कवर कर लिए हैं। पुराने वीडियोस नहीं देखें तो बेटा शुरू से देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्प्रेड करो अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर सीनियर्स जिसमें भी, जो भी देख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा शेयर करो, मज़ा आएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। मैं और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आऊँगा। मैं अभी छोटी क्लास वालों के लिए भी कंटेंट लेके आने वाला हूँ। जो भी अपने जूनियर सेक्शन है, 10th क्लास की मैं मैथ्स यहाँ पे पूरी कवर करूँगा, अच्छे से फाड़ के, RD शर्मा लेवल तक की। ठीक है, NCERT तो पूरी कवर होगी होगी। साथ साथ 11th पूरे लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलेंगे अब इस पर। ठीक है, एक बार क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाए, साथ साथ ही करूँगा, अभी क्रैश कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा यार। ठीक है, चलिए बढ़िया है, इसको कंप्लीट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पसंद आएगा तो वैसे ही कर लोगे। बाकी तो बढ़िया बात है, सब कुछ चंगा चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन वापस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।